यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। का हल प्राप्त करें। तो चूंकि ये छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में और खास करके पिछड़े वर्ग के विशेष संदर्भ में अंबेडकर जी के जो विचार हैं कितने प्रासंगिक हैं, तो इसके लिए जरूरी है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो, आ रही है, आवाज क्लियर हो गई है। जी हाँ विष्णु भैया, आपके आवाज जो है हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद आपका ही वक्तव्य रहेगा, तो आप तैयार रहिएगा। हाँ, मेरा कोई तैयारी नहीं है, मैं तो साधारण बातें बोलूंगा, बघेल जी ही बोलेंगे। तो देखिए, मैं तो कुछ बहुत बुनियादी बातों को मैं बोल देता हूँ जी। मैं तो बहुत बुनियादी चीज को ही बोल देता हूँ कि जिस समता और भाईचारे की बात कर रहे हैं और जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण ये असमानता है या भेद है, वो असामाजिक जो उसका जो सांस्कृतिक कारण है, धार्मिक कारण है, वो हम सबके घरों में मौजूद है। मैं पूरी तरीके से लगभग धार्मिक चीजों से न होने के बावजूद भी पारिवारिक कारणों से मैं खुद कोई चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ। मैं अपनी पत्नी तक को भी इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाया हूँ, और वो पूजा पाठ से लेकर के बाकी सभी कर्म कांड वो खुद करती है। तो ये वस्तु स्थिति है, और इस वस्तु स्थिति को स्वीकारते हुए हम किस प्रकार के जो सामाजिक हमारे जो संबंध हैं, आचार विचार है, उसको जीने के तरीके हैं, हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो जीने के तरीके हैं, और धार्मिकता के आधार पर भी जो चीजें हैं, तो आखिर वो जड़ से कहां से हटेंगी, ये है बुनियादी सवाल। तो इसके लिए मेरे को लगता है कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक ढंग से जो भारत में जो संघर्ष हुए हैं, वो 2-3 मुद्दे पर आधारित रहे हैं। एक तो हेलो जी, एक तो सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित रहा है, दूसरा सामाजिक न्याय पर आधारित रहा है। ये मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, फिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आऊंगा। आर्थिक न्याय पर जो संघर्ष रहा है वो लगभग वामपंथियों का रहा है। सामाजिक न्याय को लेकर के जो संघर्ष रहा है वो अम्बेडकराइट मूवमेंट और कुछ हद तक इसको बोल सकते हैं समाजवादियों का, चाहे कमजोर रूप में सही, लेकिन वो चीज रहा है। और इन दोनों ही चीजों में कमी इस बात की रही कि आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक न्याय की अपनी लड़ाई को लगभग उतना महत्व नहीं दे पाए, और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे थे उनका लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित रहा, और आरक्षण तक सीमित रहने के कारण चूंकि वो व्यवस्था के भाग थे, तो वो जो सामान्य व्यवस्था की जो लूट है, पूंजीवादी व्यवस्था की हो चाहे वो सामंतवादी अपने अभिचार के साथ में है, तो वो लूट में शामिल रहे। साथ में कोई भी ऐसा नौकरशाह या ऐसा कर्मचारी नहीं हो पाया आरक्षण से नौकरी करके कि वहां पर वो उस शोषण के खिलाफ उस लड़ाई को अपने जो जिस संस्था में काम कर रहा है वहां पर वो कर पाता। ऐसा बहुत कम हुआ, नहीं के बराबर। और इसी बात की जो पीड़ा रही है वो अंबेडकर जी के जो सच्चे अनुयायी हैं उनको आज तक रही है। तो हमको इन सब बातों को देखना पड़ेगा। ये जैसे जितने भी एक वर्गीय आधार पर यदि हम देखें तो एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यकों को जोड़ दें, ये शोषित लोग हैं। इनका सीधा सीधा एक पहचान है, जितने ऊंचे पद हैं, ऊंचे संस्थान हैं, इनमें इनकी संख्या नहीं है, न ही किसी प्रकार की आर्थिक मजबूती है इनकी। तो जितने मजदूर, किसान, कारीगर हैं, जो मेहनत से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो एसटी, एससी, ओबीसी
माइनॉरिटीज के लोग इसमें ज्यादातर संख्या में हैं। तो हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए यादव जी, सुनाई पड़ रहा है। जय भीम जय भीम। ये जो सब संघर्ष हुए वो सब अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होकर के हुआ, और बुनियादी चीज थी मेहनत और उत्पादन का जो कीमत है और सम्मान है, क्योंकि मेहनत और उत्पादन करने वाले लोग एसटी एससी ओबीसी लोग हैं। तो बड़ा हिस्सा है वो व्यवस्था की, सीधे बोलने हम आरक्षण से ही हमको जो लाभ मिलता है वो बहुत कम हिस्सा को मिल पाता है, 5% या 10%, जबकि हमारा जो 90% हिस्सा है वो मेहनत और उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो हम मेहनत और उत्पादन की कीमत और सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाए हैं, जितने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग। सीधे सीधे बोलूं तो मजदूरों और किसानों की लड़ाई, तो मजदूरों और किसानों की लड़ाई को साथ में जोड़ना पड़ेगा। और देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, जब छत्तीसगढ़ के सीएम 27% पिछड़ा आरक्षण की जब घोषणा करते हैं तो सामान्य वर्ग जिसकी संख्या बहुत कम है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलता है, और ओबीसी की संख्या जो लगभग 50% के आसपास है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो उस संख्या में नहीं निकल पाता है। और अपने हेलो, तो इसके पीछे के कारण को हमको जानना पड़ेगा कि आखिर ये कारण क्या है और इस कारणों का निदान कैसे करके किया जा सकता है। कि जब कोई छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ का मुखिया यदि इन बातों को लेकर के आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ भी लोग बड़ी संख्या में, आखिर क्या कारण है कि उस आरक्षण की लड़ाई के लिए वो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि वो जो हेलो, तो उनका जो मेहनत और उत्पादन की जो लड़ाई है उसको साथ में जोड़ना पड़ेगा, हमको आरक्षण की लड़ाई को साथ में जोड़ना पड़ेगा। और ये जो समूह बनेंगे इनके हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां इस प्रकार की हो कि हम जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड है उससे परे उसके विकल्प के रूप में हम लोगों को चीजें कुछ सामने ला सकें। जैसे आदिवासी समाज है, उसके अपने तौर तरीके हैं और प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव है, उनके तीज त्योहार हैं, वो प्रकृति के साथ में जुड़ करके एक वैकल्पिक स्थिति प्रदान करता है। वैसे ही एससी समाज से भी अभी उनके कुछ कार्यक्रम हैं जो एक वैकल्पिक स्थिति प्रदान करता है, और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि जो बौद्धिज्म वाली जो बात है वो भी एक वैकल्पिक स्थिति प्रदान करता है उनको। लेकिन पिछड़े वर्ग के पास ऐसा कुछ भी नहीं है सांस्कृतिक स्वरूप का कि जो उसको वो विकल्प एक प्रदान करे। इस कोरोना काल में भी देखिए सब लोग, हमको जो वैज्ञानिकता का प्रसार हमारे बीच में हो जाना था, लेकिन लोग कर्म कांडों में लगे हुए हैं, उनकी धार्मिक आस्थाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पूछिए मत। तो ये विकल्प नहीं होने का कारण है। तो इन सब चीजों का हमको विकल्प तलाश करना पड़ेगा और इसका विकल्प को जनता के बीच में सामने रखना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो ये सीधे तौर पर तो नहीं हो पाएगा। जो जन संगठन बनेंगे, अलग अलग मुद्दों को लेकर के वहां पर जुड़ाव होगा अपने अधिकारों के लिए, संघर्ष के लिए जो संगठन बनेंगे उसमें उन्हीं संगठनों के बीच से जो वैकल्पिक प्रस्तुतियां हैं वो दी जा सकेंगी। अन्यथा हम जो ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, कर्मकांड की बात करते हैं, उसका तोड़ उतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प है ही नहीं। आज भी छत्तीसगढ़ में टेस्ट नहीं के बराबर है, जैसा कि पूरा भारत में भी टेस्ट नहीं के बराबर में है। तो कोई भी लोग, बहुत कम आदमी है कि टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, इस पे सवाल उठा रहे हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग को ही, चूंकि यही एक चारा बच रहा है, तो इसी को लेकर के मोदी भक्ति में भी लीन है। मतलब लोग सवाल तक नहीं उठा सकते। देखिए मीडिया को हम समझ लें कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई लॉकडाउन ही
से उपाय नहीं है। जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप दुश्मन को जो बैठा है छिपा हुआ, उसको वहां पर जा करके उसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं करते हैं, तो वो टेस्टिंग बढ़ाने वाली बात थी। लेकिन पूरा का पूरा जो मीडिया है सिर्फ इस बात में लग गया कि वो राहुल गांधी लॉकडाउन का विरोध कर रहा है। मतलब देखिए कितनी गहरी साजिश, मीडिया कितनी गलत तरीके से बातों को रखता है। तो हमको जीवन जी जी 1-2 मिनट में बात कंप्लीट कर लें, क्योंकि हर वक्ताओं को 5-5 मिनट का समय है। हाँ हाँ जी 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 तो जी मैं तो जी। मेरा सिर्फ बस मैं 1 मिनट में अपनी बातों को पूरा कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जी पिछड़ा वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं है। वो धार्मिक ब्राह्मणवादी जो आडंबर है उससे बंधा हुआ है और उसके खिलाफ बात भी नहीं कह पाता है। यहाँ तक कि हम लोग जो संघर्ष के मोर्चे पर आगे निकलते हैं तो वो अपनी 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए भी जुड़ नहीं पा रहा है। उसको जुड़ने में ही उसको परेशानी हो जाती है। बड़े हिस्से को उसको लगता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह अपने आप को उस लायक पाता ही नहीं है कि वो जा करके ऊपर के स्तर पर जा करके वो लोगों के बीच में जाए, मैदान में आए और अपने एक ऊंची स्थिति को प्राप्त करे। वो लगता है वो इसी के लायक है, जो उसकी मानसिक गुलामी है। तो मेरे लिए इस पर इतना ही बोलना है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम लोग मेहनत उत्पादन की लड़ाई से लोगों को जोड़ें, ST SC OBC के लोग हैं सब, और फिर वहां पर जा करके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकल्प हम वहां पर उन लोगों को दें, जिससे कि लोग थोड़ा अच्छे ढंग से अपने संघर्ष की जो दिशा है उधर वो लोग आगे बढ़ पाए। चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर मैं क्लोज कर देता हूँ। जी आप लोग ठीक है। अपने दूसरे वक्ता से बोल रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जीवनलाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी इस सेमिनार में। और जैसा कि आपने बताया कि उत्पादन की जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भी चलना है, और वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी आपने बात कही। मैं इस सेमिनार को आगे बढ़ाने से पहले सभी जो हमारे नामदेव जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ, मेरा सभी को नमस्कार है। जय भीम, जय संविधान। आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। बोलिए आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर के अनेक प्रकार के संगठन तो काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल में उसका रिजल्ट जो है बहुत कम आ रहा है। और उसका मुख्य कारण जो हम समझ पा रहे हैं कि हर घर में जो अंधभक्ति का कार्यक्रम चलता है, अंधविश्वास का कार्यक्रम चलता है, वो निरंतर जारी है, जिसके कारण से इसका कोई असर नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, यानी अंबेडकर जी की विचारधारा के ऊपर से काम किया लोगों ने। और उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि वहां पर ज्यादती ज्यादा थी। छत्तीसगढ़ में ना के बराबर सवर्ण हैं। यहाँ हमारे लाभ में बहुत बड़ा काम नहीं होता है सवर्णों के द्वारा, इसलिए भी हम लोग ध्यान नहीं। सर आवाज आ रही है सर जी? सामाजिक मीटिंग हो चल रही है डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन परिचय पे, सारे OBC के लोगों के लिंक भेजा हूं मैं आपको व्हाट्सएप में। हेलो, हाँ बोलिए ना। करिए, अभी चालू चल ही रही है अभी। तो बाबूजी मेरा यही कहना है कि एक तो हर घर हर परिवार में अंधविश्वास का विचारधारा जो जुटी हुई है पाखंड की, उससे मुक्ति पाया जाए। और दूसरा एक अभियान हमने भी चला के रखा था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। असहयोग का हम पहले नंबर पे इन सवर्णों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का जो हमारे लोग काम करते हैं उसको हम बंद करवा दें। ये लोग अपना काम खुद भी करेंगे, तब इनको समझ में आएगा। हम उनके कोई हक को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन जो ये ज्यादती करते हैं उस पर इनको अंदाज लग जाएगा कि हमारे लोगों की क्या उपयोगिता है। हम बराबर सभी से संपर्क
करके इस अभियान की बातचीत करते रहते हैं, लेकिन धरातल में नहीं आती है और लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और छत्तीसगढ़ में ये पॉसिबल है। इसलिए मैं फोन इसलिए किया हूँ, अभी मैं आपके मोबाइल पे एक लिंक भेजा हूँ। हाँ, तो अभी ना मीटिंग स्टार्ट हो रही है और अपने नंद कुमार बघेल जी, भूपेश बघेल जी के पिताजी हमारे बहुत लोगों की, है ना, समस्त जानकार बुद्धिजीवी लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया साथी हैं, उनकी बातों को हम सुनेंगे। हम विशेष रूप से कर्मचारी संगठन से जुड़ करके और अन्य गतिविधियों को भी संचालित करने में लगे रहते हैं। हेलो हेलो, बोलिए ना। नामदेव जी बोलिए। आवाज ना सर, ये राम टेके साहब का म्यूट करवा दीजिए, उनके पास फोन भी बहुत आते हैं। मैं यहीं से म्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ जी, सभी का कर दें सर। तो हमारा एक धरातल में जो अभियान चलना चाहिए, उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से हमारी सोच है कि एक एक स्टेप को हम उठाएं। पहले झाड़ू पोंछा बर्तन, घरों में जो काम करते हैं सवर्णों के यहाँ, उनको बंद कराया जाए। और उसके दूसरे नंबर पे हमारा जो अभियान रहेगा, उनके दुकानों में जो हमारे साथी भाई काम करते हैं, उनके दुकानों में काम करना बंद करें, शटर खोलना बंद करें। सारा कुछ वो करते हैं और खाली पैसा गिनने के लिए सेठ जी बैठे रहते हैं। इस प्रकार जो फिजिकल वर्क होना चाहिए, जो जमीन में दिखेगा और उसका बहुत बड़ा असर होगा और आगे हमारी सब जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। तो बाकी बातचीत हम सुनेंगे सर जी। समय सभी के पास थोड़ा थोड़ा ही लेना है और आपको सबको ये मीटिंग अरेंज करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद नामदेव साहब। अभी हम लोग कुछ देर में जिस बघेल जी जुड़ रहे हैं, तो मैं अपने साथी भूपेंद्र कुमार सेन जी को निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखेंगे। तो भाई भूपेंद्र कुमार सेन जी। हेलो सेन जी, आपका आवाज सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को धन्यवाद कि इस कोरोना संक्रमण से जब हम लोग पीड़ित हैं और सभी अपने अपने घर में बंद है, उस समय में लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए। उस अति महत्वपूर्ण विषय में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जोड़ा जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। चूंकि हम अपने खाली समय के ऐसा सदुपयोग करें और आपने इस गंभीर विषय को चुना, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी साथी हैं। जैसे कि आपने बताया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया है और आज का विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमारे पिछड़ों पर क्या योगदान रहा, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो सबसे पहले एक इतना बड़ा वृहद संविधान हमारे लिए रचकर समस्त भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए संपूर्ण भारत, हमारा देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा। इस संविधान के बदौलत हम आज आपके सामने हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। तो बाबा साहब जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जैसे आपने बताया कि हमारे पिछड़े के ऊपर में, तो बाबा साहब ने तो भरपूर प्रयास किया है हमको हक अधिकार दिलवाने का। संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ों की गिनती कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाए, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या स्थिति है उनको पता कर उनको हक अधिकार दिलाया जाए। और जैसे नामदेव जी ने जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ में माननीय हमारे सीएम भूपेश बघेल जी ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण का व्यवस्था किया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग संख्या में 52% है और पिछड़े बाकी में पिछड़े हैं कि अपना हक अधिकार भी नहीं समझ सके। इतना अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में कुबाल आ जाना चाहिए था जब उनको
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतना बड़ा हो रहा था, तो लेकिन मैं देखा कि कभी पिछड़े जो है वो मैदान में नहीं उतरे। इसके विपरीत जो सवर्ण थे वो पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द होने की खुशी में जगह जगह फटाखा फोड़े, जगह जगह वो लोग निकले। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। हमारे पिछड़े साथियों को ये समझना होगा कि हमको संविधान प्रदत्त अधिकार है, जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। और मेरा जैसे मानना है, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, बहुत सारे हमारे पिछड़े साथी अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त हक अधिकार से अनभिज्ञ है। अभी भी वो लोग आरक्षण की जब बात बोलेंगे तो वो सिर्फ एसटी एससी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि इनको आरक्षण है, जबकि उनको मालूम नहीं है कि हम पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हम अज्ञानतावश, हमारी संवैधानिक जानकारी कम है, हम उसको उपयोग नहीं कर पाते। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, जो पिछड़े में और अति पिछड़े है, जिस समाज से मैं आता हूँ, और उसमें नाई है, धोबी है, निषाद है, लोहार है, कुम्हार है, बहुत सारे जाति जो पिछड़े में है, इनका मैं देखता हूं तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही निम्न है। तो कम से कम इनका भी जो पिछड़ा में अति पिछड़ा उप वर्गीकरण इनको करके, पिछड़े में अति पिछड़ा वर्ग करके एक इनको अधिकार दिलाया जाए। तब जो समाज के अंतिम पायदाने में बैठे हैं समाज, आप उनका स्थिति देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में तो एक भी शायद नाई, धोबी, सहयोग से एक निषाद समाज से विधायक है, लोहार से, कुम्हार से कहीं नहीं है। और यही अधिकार न्यायपालिका में भी है, विधायिका में भी है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, तो उस अधिकार से जो हमारे पिछड़े में भी जो वर्ग परिष्कृत हो चुके हैं, जो पिछड़े में जो ये अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है कि हमारे जैसे जो पिछड़े समाज है, उनके हक अधिकार के लिए सतत जागरूक करता रहे। मंडल आयोग की जो सिफारिश है वो तो लागू हो गया है, और उसको जो है अब धरातल पर जो बिहार में है पिछड़ों में अति पिछड़ा वर्ग, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी मेरा एक निवेदन था कि पिछड़ों में भी अति पिछड़ो वर्ग का एक सूचीबद्ध किया जाए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए सोचा जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथी। अब हम आप लोगों से बात कराने जा रहे हैं आदरणीय विष्णु बघेल जी का तकनीकी दिक्कत अभी भी उसके सिस्टम में जा रहा है, तो मैं आप क्रांति साहू जी जो बिलासपुर से हैं, अपाक से महासचिव हैं, मैं क्रांति साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखेंगे। इसके पश्चात हमारे प्रवक्ता के रूप में विष्णु बघेल जी और आदरणीय नंद कुमार बघेल बाबूजी का हम लोग वक्तव्य सुनेंगे। तो साथियों नीचे सुनते हैं क्रांति साहू जी का वक्तव्य। लोड हो रहा है। हेलो, हाँ कांति भाई बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए बोलिए। हाँ सर जी नमस्ते, सभी को जय भीम। जय संविधान। जय भीम, जय भीम सभी। आप जय भीम, जय संविधान। मजा आ गया गुरु जी, बोलिए। हाँ आदरणीय जांगड़े जी को नमस्ते। जय संविधान, जय संविधान। क्रांति जी आज हम लोग बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लॉकडाउन के समय में भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका श्रेय संजीव और जितेंद्र सिंघरौल जी को जाता है। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन की स्थिति में हमको सभी को एक दूसरे के विचार को जोड़ने के लिए और सतत काम करने के लिए ऐसा मौका दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आज का जैसे मुख्य उद्देश्य है
हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के इसमें। तो हमारे पिछड़ा वर्ग के लिए तो भीमराव साहब बहुत कुछ किए हैं, लेकिन हमारे पिछड़ा वर्ग में जागरूकता नहीं होने के कारण हम आज भी पिछड़ा वर्ग के लोग बाबा भीमराव साहब को मानते हैं दलित के नेता। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने समाज को हम लोग जागरूकता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि सभी मिलजुल कर हमें छत्तीसगढ़ में जितने भी पिछड़ा वर्ग के हैं उसके बीच में हमको बताना पड़ेगा कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कोई पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई लड़ाई लड़े हैं तो भीमराव साहब है। इसके लिए मैं सभी से निवेदन चाहूंगा, सभी बुद्धिजीवी लोग आज जुड़े हुए हैं। हम आज ये प्रथम दिवस है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, इसमें एक सकारात्मक निर्णय होना चाहिए और निर्णय के मूवमेंट में पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे लोग जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं डायरेक्ट भीमराव साहब के बारे में बोलेंगे तो अभी सब जानते हैं कि वो दलित नेता है, लेकिन दलित नेता नहीं है, वो सर्वहारा नेता है। सब वर्ग को जोड़कर सबको सम्मान देने की बात संविधान में कहा गया है। तो मैं आज के मीटिंग में ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में संविधान चौक बनना चाहिए और संविधान चौक में जो बाबा साहब का जो लिखित संविधान है उसको जाने, और ये संविधान को कौन लिखा है तो हमारे बाबा भीमराव साहब लिखे हैं। तो जैसे बाबा राम भीमराव साहब का जो मिशन है कि मुझे पूजिए मत, मेरे को पुस्तक में पढ़िए, तो हम उस पुस्तक को हम जो हमारे भारत के जो ग्रंथ है, महाग्रंथ है, उसको पढ़ने से हमारे भीमराव साहब जो दलित शोषित पीड़ित सर्वहारा वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़े थे और उनके लिए जो संविधान में जो बनाए हैं, तो हमको निश्चित ही तौर पे हम छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी स्थिति में हमारा जो सोच है बाबा साहब के, वो सोच को हम पैदा कर सकते हैं। और बाकी आप लोग जैसे सुझाव देंगे, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं आदरणीय चांगड़े जी, विष्णु बघेल जी, हमारे आदरणीय नंद कुमार बघेल जी बहुत वरिष्ठ है, नामदेव जी तो बोल चुके हैं, तो आप लोग कभी सुझाव इसमें चाहिए। मैं इतनी कह के अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति भाई, आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि किस प्रकार से हर गांव में एक संविधान चौक बनाया जाए, उसमें संविधान की किताबें रखी जाए, बाबा साहब का जो है स्टैचू भी रखा जाए। आपने ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लोगों तक बात पहुंचेगी जरूर इस माध्यम से। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो वीडियो है इसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये आपको चैनल में भी डाला जाएगा, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में भी इस वीडियो को डाला जाएगा। तो उसके मार्फत भी बहुत लोगों तक आप जो है कांटेक्ट हो पाएंगे, आप जुड़ पाएंगे बहुत सारे लोगों के साथ में। तो अब जो है हमारे बीच विष्णु बघेल जी से एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विष्णु बघेल जी, आप, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अब आप अपना विचार आप रख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा विष्णु बघेल जी चार्टेड अकाउंटेंट हैं और ओबीसी समाज को लेकर के बहुत पहले से वो एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। पिछड़ा वर्ग समाज के वो अध्यक्ष भी हैं। तो अब हम सुनना चाहेंगे विष्णु बघेल जी को। विष्णु बघेल जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, धन्यवाद संजीव भाई। छत्तीसगढ़, पहले तो मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आयोजित इस जूम मीटिंग में सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो है आपने अरेंज किया। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग जो है उसके विषय में अम्बेडकर जयंती के परिप्रेक्ष्य में उस पर प्रकाश डालना है। तो इस छत्तीसगढ़ का है वो काफी पिछड़ा हुआ है और एक जो आम चेतना है ओबीसी के विषय में जो चेतना है, यहाँ लोग जातिगत चेतना तो है लेकिन ओबीसी के विषय में एक अवेयरनेस कम है कि हम ओबीसी हैं। सब अपनी अपनी जाति की बात करते हैं।
कुर्मी कुर्मी की बात करेगा, साहू साहू की बात करेगा, लेकिन ओबीसी की बात नहीं करता। मैं एक तो छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी एक ट्रिपल मर्डर हुआ, उसमें साहू समाज के लोग भी आगे लिखे हैं और आना चाहिए। तो ओबीसी का छत्तीसगढ़ में जो वो है, तो मैं तो कहता हूं कि भाई सबसे पहले ओबीसी को अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। हमको सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि भाई हमारे हित की बात क्या है, हमारे हित में कौन कौन से काम है जो हमको करना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने 27% आरक्षण घोषित किया और इसके विरुद्ध में एक 40 पिटीशन लगा और सारे ब्राह्मणों ने लगाया और उसको स्टे मिल गया। किस आधार पर? कि जनसंख्या का कोई आंकड़ा नहीं है। है हमारे जो लोग वहां आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए थे, उन्होंने ढंग से आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाया। जो हमारे जो रामायण और महाभारत टाइप का जो ग्रंथ है, जैसे महाजन आयोग की रिपोर्ट जो 1984 में लागू हुआ, दूसरा मंडल आयोग की रिपोर्ट जिसको 1993 में लागू किया गया। तो ये जो ग्रंथ है उसको ये जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखने से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में उस समय महाजन आयोग ने पिछले वर्ष की जनसंख्या को 48% आंका था और मंडल आयोग में भी यदि इसको कंपाइल किया जाए तो वहां से भी छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जनसंख्या के आंकड़े मिल सकते थे। तो बेसिक चीज जो है, आधारभूत चीज जो है, जानकारी का अभाव है। बीच में जानकारी का अभाव, हमारे लोग मैं इतने दिनों से लगाए हुआ हूं लेकिन खोजते रहता हूं, मुझे भी बहुत सारी जानकारियां नहीं है ओबीसी के बारे में। हमको तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हमारा जो मेन गीता समझ लीजिए, क्योंकि धार्मिक बहुत होते हैं ओबीसी के लोग, और गीता समझ लीजिए, वो तो संविधान है। संविधान में जो भी प्रावधान ओबीसी के लिए है उसके तहत अपने को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं समझता हूं हमारे ओबीसी के साथ हमेशा धोखा होता आया है, हमेशा धोखा आया हो, चाहे वो शंभू ऋषि की हत्या हो, शंभू ऋषि की हत्या का कांड हो, एकलव्य का अंगूठा काटने का कांड हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश के प्रधानमंत्री बनाने का समय हो, तो हमेशा धोखा होता आया है और आज भी धोखा हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो और ज्यादा है। अब हमारे चूंकि ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे वर्ग को कुछ देना चाहिए और 27% आरक्षण घोषणा हुई, तो पूरे माने इसके साथ में समाज को आगे आना चाहिए था। और इसके विरुद्ध में जिन लोगों ने भी स्टे लगाया और जो किया उसको दरकिनार करके अपोजिट में स्टे लगवाना था। तो हेलो आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, आप अपनी बात रखिए। तो मैं वही कह रहा था कि ये जो ओबीसी के अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसमें भारी कमी है, बहुत ही कमी है। अपने अधिकार लड़ते, धर्म के आड़ में ब्राह्मण अपना रोटियां सेक लेता है, हिंदू धर्म बोले तो कुछ भी करवा लेता है। तो ये जो चीजें हैं इसको ध्यान देना पड़ेगा यदि अपने हित में काम करना है। तो यदि ब्राह्मणवाद के में चलकर ब्राह्मणों के हित में काम करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना। और दो चीजें करनी होंगी ओबीसी के लोगों को, एक तो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाना पड़ेगा। समाज में जो टूटन, मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के कारण जो टूटन आया है, जो इतनी सारी जातियां हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 95 जातियां ओबीसी की हैं। अब 95 जातियों को जोड़ने का काम सामाजिक परिवर्तन का काम है। और जैसे हम मंडल आयोग में देखते हैं 3743 जातियां हैं सारे देश में, तो ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाना पड़ेगा। दूसरा आंदोलन ओबीसी को लेना चाहिए, वो है आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। हमारे लोग श्रमजीवी लोग हैं, रोज खाने और कमाने वाले लोग बहुत सारे हैं, जनसंख्या उनकी ज्यादा है, तो ऐसे लोगों के लिए हमको आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन भी चलाना पड़ेगा।
तो ओबीसी के लिए छत्तीसगढ़ में 2 मोर्चा है, एक सामाजिक परिवर्तन का, दूसरा आर्थिक मुक्ति आंदोलन का, साथ में अपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का। अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता ओबीसी, जब देखो तो धर्म के आड़ में ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते रहता है। तो ये सब चीज को ब्राह्मणों के कर्म कांड के पीछे छुपी उनकी मंशा को समझने की जरूरत है। वो उनका धंधा है, धर्म का धंधा चला रखा है उन्होंने। और चाहे वो दूसरे धर्म के लोग भी हैं, वो धर्म धंधा हो गया है आजकल। मानवता का धर्म चला गया है, सब धंधे धर्म के इसमें सब धंधे वाले घुस गए हैं। बिना श्रम के वो बैठे बैठे खाना चाहते हैं। तो ओबीसी को इस बात को समझना चाहिए कि हम श्रमजीवी समाज के लोग हैं। परजीवी समाज के लोगों को अपना जो है मेहनत का पैसा या अपने ये नहीं देना चाहिए और अपने हित में काम करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के हित में काम करना चाहिए। जानकारी का अभाव सबसे बड़ा अभाव है ओबीसी के लिए। जानकारी के से ही जागृति है और जागृति से ही जो है समाज का भला होगा, इस देश का भला होगा। मैं समझता हूँ ब्राह्मणवाद ने 2 बहुत वो काम किया है, घटिया काम किया है इस देश के लिए, भारत के लिए। वो एक तो ये है कि उसने श्रम को अपमानित किया और दूसरा ब्राह्मणवाद ने श्रम को अपमानित किया और दूसरा बुद्धि को भी अपमानित किया। और किसको सम्मानित किया? जाति और वर्ण को सम्मानित किया। तो ये चीज यहाँ खत्म होगा तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। कोई संस्कृत ले आने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनने के लिए बुद्ध के रास्ते पे चलना होगा। बुद्धम शरणं गच्छामि करना होगा जी, बुद्धम शरणं गच्छामि करना पड़ेगा। बुद्धि की शरण में जाना, गौतम बुद्ध की शरण में नहीं। बड़े बड़े मूर्तियां बना के गौतम बुद्ध के सामने लेटने से कुछ नहीं होगा। बुद्धि के शरण में जाना पड़ेगा, संघर्ष के शरण में जाना पड़ेगा और संघ के शरण में जाना पड़ेगा, तब जाके भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। मेरा इतना ही हमारे ओबीसी भाइयों के लिए संदेश है। मैं समझता हूं कि जानकारी लेने में हम इसलिए चूक जाते हैं कि इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई हजारों साल से चलता आया है। पुष्यमित्र शुंग से पहले से हजारों सालों से इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक ब्राह्मणवाद और एक मानवतावाद। और ब्राह्मणवाद क्या कहता है? आप जानो जानो मत मानो, आप जानो मत मानो। और मानवतावाद कहता है आप जानो और छानो और तब मानो। और मैं समझता हूं ओबीसी के लोगों को दूसरे विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने हित साधना चाहिए, इस देश को खुशहाल बनाना चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए। जय संविधान, जय भारत, जय पिछड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु बघेल जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात रखी। इस बीच में आपका अनुभव जो है समाज के लिए आपने जो काम किया है वो आपकी वक्तव्य में आपका अनुभव भी झलकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय नंद कुमार बघेल जी, ये किसी पहचान के भी मोहताज नहीं है, ये एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और छत्तीसगढ़ में इनको पेरियार माना जाता है, छत्तीसगढ़ का पेरियार के रूप में इनको माना जाता है, मान्यता है। और ये साहित्यकार भी हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। इनकी किताब जो है एक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, काफ़ी चर्चित किताब रही है। तो अब मैं बाबूजी आदरणीय नंद कुमार बघेल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना बात रखें। इस बीच मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूँगा, यदि कहीं पर ऑफ हो जाता है ये जो सेमिनार, तो आप फिर से उसी आईडी को लॉगिन करके आप फिर से इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आदरणीय नंद कुमार बघेल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रयास किया और अलग अलग जगह रहते हुए भी हम एकजुट होकर के एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है। जहाँ तक के बाबा साहब आम्बेडकर का 1931 में
विवाद हुआ गांधी जी से, और उसमें ये विवाद हुआ कि कि हमको अलग सदन चाहिए, जातियों का अलग सदन चाहिए, जो राज्यसभा के रूप में अभी चल रहा है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमको अपने जातियों का प्रतिनिधित्व होना। 6,743 जातियों में ब्राह्मण लोग बांटे हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व होना। तो बीच में वो 21 दिन का उपवास किए, और उपवास करने के बाद कस्तूरबा गांधी ने मिडिल में दोनों में मध्यस्थता कराया, और कस्तूरबा गांधी ने ये कहा कि मेरी सिंदूर को बचा लो, ये बाबा साहब आम्बेडकर को कहा, और उसके प्रेरित होकर के और उन्होंने आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया, और आरक्षण का संविधान बना। संविधान सभा में जिस समय 1952 में संविधान सभा 51 की बात है, 51 में जब संविधान सभा चल रहा था, तब सरदार पटेल को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप भी पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लिए आरक्षण की मांग कर लीजिए और संविधान में उसको इंटर किया जाए। लेकिन सर, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ ठीक है। असल में उधर से कोई बोलने वाला ठीक है ऐसा कह के कुछ भी इंडिकेशन होना चाहिए। हम लोग बाबूजी सबको म्यूट कर दिए हैं, इसलिए किसी का आवाज आपको नहीं सुनाई दे रहा है। सबको म्यूट कर दिए हैं, आपकी आवाज को सब लोग ठीक ठाक सुन सके उसके लिए सबको म्यूट कर दिए। ठीक है। तो अब ये है कि जो पुराना इतिहास है, 72 साल के इतिहास में पिछड़ा वर्ग ने खोया है, गंवाया है, और खास करके कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग और तमाम और भी जो वर्ग के लोग हैं, उनको कोई हिस्सेदारी मिली नहीं। अभी ब्राह्मण समाज ये कहता है कि क्रीमी लेयर को मौका नहीं मिलना चाहिए, जो एक बार जो संपन्न लोग हैं उसको मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कहकर वो सारे क्रीमी लेयर को वो ब्राह्मण लोग लूट ले जाते हैं। और अभी जरूरत इस बात की है कि हर ऑफिस में ये सर्वे हो कि वो लोग कितनी संख्या में हैं और कितना वो भोग कर रहे हैं, और पिछड़ा वर्ग उसमें कितना हिस्सेदार है, क्रीमी लेयर क्या है, और ये सब बात का विश्लेषण होना चाहिए। और सभी सरकारी दफ्तरों में ये बात की खोजबीन होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग को हिस्सेदारी मिला कि नहीं मिला। इसी तरह से ST को भी हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और इसका सबूत है छत्तीसगढ़ में खास करके कि बाहरी लोग आकर के अपना ब्राह्मण समाज खासकर लोग अपना हिस्सेदारी ज़्यादा हिस्सा ले चुके हैं, और यहाँ के मूल निवासियों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन में हम कहेंगे, खास करके मैंने उसके लिए समय निर्धारित किया है 15 जून से 25 जून तक ये बात एक आंदोलन के रूप में करना चाहिए। और हम सब लोग पिछड़े वर्ग के लोग यदि एकजुट हो जाएं तो वह अधिकार हमको मिल सकता है, और ये जरूरी है। इसी तरह से हमारा मुख्य अधिकार है वोट। वोट को जब तक कि हम क्रियान्वित नहीं करेंगे, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये कांशीराम जी का कहना था, और उस बात को चरितार्थ करेंगे। हमारी संख्या ज़्यादा है। पिछले समय हमने देखा कि नगर निगम में जो 11 बड़े नगरीय निकाय हैं उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं आया। इसी तरह से जिला पंचायतों में भी एक भी ब्राह्मण नहीं आए, अध्यक्ष नहीं बन पाए, और इसका कारण है कि पिछड़े वर्ग में एकजुटता आई है, अपने वोट के प्रति सजगता आई है। और अब हमको फिर से प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जब ब्राह्मण हमको 40%, 27% आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है, उसका विरोध सारे ब्राह्मण कर रहे हैं। 40 ब्राह्मणों ने आवेदन किया है हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ, तो हम क्यों वोट दें उसको? ये बात जिस दिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों में आ जाएगा, एक भी ब्राह्मण सत्ता में नहीं आ पाएगा,
और जब सत्ता में नहीं आएगा, और यही बात केंद्र में अगर हम करें और अपने सत्ता के अपने वोट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को साथ में ले करके अगर कहीं हम लड़ाई लड़ें तो निश्चित ही हम सरकार बनाएंगे और जो नियम चाहते हैं वो बन पाएगा। और ये जो ब्राह्मण 3% है वो लोग मनमाने जो कर रहे हैं, जैसा मन लगता है वैसा करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा ब्राह्मणों को नौकरी दी गई और इसी तरह से पूरे देश में ये छाए हुए हैं। और जब तक के हम लोग इस बात को समझ करके वोट से पहला हम काम करें, अपना हमारा वोट हमारा राज काशीराम साहब कह के मर गए, लेकिन उसको हम लोग जब तक के मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक के हम सफल नहीं होंगे। आज ये हाल हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है और इसलिए कांग्रेस पार्टी जो ब्राह्मणों को टिकट, जैसे पिछले समय 10 ब्राह्मणों को टिकट बांटा था और वो सब जीत गए, क्योंकि भूपेश बघेल ने जो 2500 रुपये कुंटल धान का किया था उसका लाभ उन ब्राह्मणों को मिल गया, लेकिन नगर निगम और जिला पंचायतों में उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। और इसी तरह से आगे हम एकजुट होकर के पिछड़ा वर्ग के लोग एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज ये अगर कहीं मिल जाते हैं तो कोई भी ताकत हमको हरा नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वोट पैसे से खरीदे जाते हैं और पैसे से खरीद करके उनको वो अपनी सरकार बनाते हैं। जब तक के ये पैसे से खरीदी बंद नहीं होगी तब तक के हमारा सरकार बनेगा नहीं। और ये जो 2500 रुपये कुंटल पूरे देश में होना चाहिए, देशव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है जी। और जब ऐसा स्थिति परिस्थिति पैदा होगा तब हम अपने ढंग से इससे अपना कानून संविधान बना सकते हैं। आज जो ब्राह्मणों ने 10% आरक्षण के को सदन में ला करके प्रस्ताव पास कर लिया, और तो हमारा ये कहना है कि 10% के बाद जो बचत है 90% हमको चाहिए एसटी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज को, क्योंकि मुसलमानों को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा। वो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं और कालांतर में जब उनकी उपेक्षा हुई तब मुसलमानों को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा और आज मुसलमानों के खिलाफ ओबीसी को भड़काया जाता है। और सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ जी आप रखिए अपनी बात। मुसलमानों को हमको साथ में भाईचारा के हिसाब से करना पड़ेगा और उनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हमने मेयर बनाया, रायपुर का मेयर बनाया और 2 सभापति बनाया, एक बिलासपुर में और एक जगदलपुर में। चौथा जो है वो कोरबा में हमने 2 मुसलमानों को जिताया निर्दलीय, और वो लोग वोट किए तब कांग्रेस की सरकार वहाँ बनी कोरबा में। इस तरह से हम यदि एकजुट हो जाएं, भाईचारा हो और मुसलमानों को भी हम सहभागी बनाएं तो हमारी बड़ी शक्ति बनेगी और एक दिन हम कामयाब होंगे। आज परिस्थिति ये है कि मोदी की तरफ से ये नारा आ रहा है कि 10 साल चुनाव नहीं होने चाहिए ताकि आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे, क्योंकि चुनाव में खर्चे ज़्यादा होते हैं। इस तरह मोदी का जो वक्तव्य है वो गलत है। मोदी कई प्रकार के गलत सलत निर्णय लेते जा रहा है और अकेला निर्णय लेता है, इसलिए सदन में फिर से विश्वास प्रस्ताव अर्जित करना चाहिए। आज सदन में ये कहा जाता है कि आरक्षण बंद होगा और ये मोहन भागवत इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि आरक्षण समाप्त यदि होगा तो भाजपा के एससी, एसटी के लोग भी आरक्षण से वंचित हो जाएंगे और वो लोग सांसद
विधायक नहीं बन पाएंगे और पैसे से सब खरीदी बिक्री होगी। और इसलिए हमको जागरूक होकर के डेमोक्रेसी को कायम रखना है। और आरक्षण के विषय में हमको हर ऑफिस का सर्वे कराना चाहिए और जो कमी है उसको भर्ती कराना चाहिए। जो लोग फ्रॉड तरीके से उसमें भरे हुए हैं उनको निकाल बाहर करना चाहिए। इसके लिए ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटीज मिल करके हम लोग सरकार पर, भूपेश सरकार पर दबाव बनाएं और हम अपने हक और अधिकार को लें। इसके लिए जब तक कि हम नहीं करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उनको मिलेगा नहीं और गरीबी कायम रहेगी। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जूनागढ़ गया, गुजरात गया था और वहाँ जो ST, SC के मकाने हैं वो 3-3, 4-4 मंजिल के मकाने हैं और वो पहले गरीब थे लेकिन आरक्षण के लगातार उनको लाभ मिला और उनकी आर्थिक दशा सुधरी। और गुजरात में जो परिस्थिति है वही परिस्थिति छत्तीसगढ़ में होगा। और हक और अधिकार के लिए हम जब लड़ाई लड़ेंगे तो उद्योग, व्यापार, सत्ता हमारे हाथ में होगी, अन्यथा हम भिखमंगे बने रहेंगे। ये बहुत गर्व की बात है कि भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से बने और उसके रहते हम लोगों को लाभ लेना चाहिए और आगे संकल्प लेना चाहिए कि पिछड़े वर्ग का ही मुख्यमंत्री बने। और जब तक कि ऐसा संकल्प नहीं होगा तो ब्राह्मणवाद से हम लोग निपट नहीं पाएंगे और सत्ता आवश्यक है। हमको नौकरी में आरक्षण, उद्योग में आरक्षण, व्यापार में आरक्षण, ये तमाम सब बातें तभी होगी जब हमारे पास सत्ता होगा। सत्ता नहीं होगी तो सब कुछ हमारा मिट जाएगा और हम वही गरीब मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर के रूप में ही रहेंगे। और वो करें हम, लेकिन वो लाभदायी मूल्य होना चाहिए। जैसे 2500 रुपये कुंटल किसी भी सरकार ने नहीं किया है हिंदुस्तान में और ये गर्व की बात है। और उसको जब हम उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में बताते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं और वो भी 2500 रुपये कुंटल की मांग के लिए एकजुट हो रहे हैं। हमारा ये कहना है उन प्रदेशों में कि 2500 रुपये कुंटल आपको तब मिल सकता है जब आप एकजुट होकर के बिना पैसे के सरकार बनाएंगे। पैसे में आप जब तक के अपने वोट को बेचते रहेंगे ये 2500 रुपये कुंटल मिल नहीं सकता और आप देखते रहेंगे और गरीबी भोगते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों प्रदेश उपजाऊ प्रदेश है लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। उसका मूल कारण है कि वहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है। हमारे एक जिस दिन आ जाएगा और उसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी उत्तर प्रदेश और बिहार संपन्न प्रदेश बन सकते हैं। वहाँ नदियों का भंडार है, जाल है, वहाँ नहरों का जाल है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन वहाँ जरूरत इस बात की है किसानों को, दूध वाले को और दूसरे जो कमेरू जाति हैं, काम करने वाली जाति हैं, जो कमा के खाने वाली जाति हैं, उनकी हालत बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में। अभी कोरोना के मामले में हमने देखा कि दिल्ली से पैदल चल करके वो मजदूर बिहार आए, उत्तर प्रदेश आए और ये मोदी सरकार ये देखते रहा और तमाशा देखते रहा और ये कोरोना का नाटक करते रहे। और जो कोरोना का गलत ढंग से उपयोग हो रहा है उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी संकट आएगी, आर्थिक संकट, तो ये कोरोना लगा देंगे और मजदूर और किसान जो गरीब लोग हैं वो लोग इसका भुगतान करते रहेंगे। ये इनका कोरोना का जो सिद्धांत है वो ये है कि एक दूसरे से मुंह का संबंध, एक दूसरे का संबंध श्वास न जाए। मैं ये पूछता हूँ सरकार से, चाहे भूपेश सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उससे पूछना चाहता हूँ कि वो जो गरीब हैं जिसके 10 बाई 10 का कमरा है और उसमें 5-7 लोग रहते हैं परिवार सहित, उनका यदि बंद करके
उनको बंद किया जाता है कमरे में, तो फिर एक श्वास जो है वो जाएगा और कोरोना होगा। लेकिन उनको कोरोना नहीं होता। जो कमेरू जाति हैं, जो मेहनत जाति हैं, उनको कमेरा ये चीनी कोरोना नहीं होता, उनको मोदी कोरोना हो रहा है। और उनको जो बंद किया जाता है वो अवैज्ञानिक है और उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो कर्फ्यू है, मोदी कर्फ्यू, वो बंद होना चाहिए। और उसके बगैर ये समाधान नहीं है, क्योंकि 2-4 लोगों को कोरोना हो गया, पूरे 3 करोड़ आदमी को आप सजा दे रहे हो, ये गलत है। 3 करोड़ आदमी को सजा देना गलत है। और ये मोदी कोरोना बंद होना चाहिए। मोदी तो ये चाहते हैं कि कोरोना के माध्यम से पूरे देश में एक कर्फ्यू लगातार लगा रहे और 10 साल तक के वो राज करते रहें, और इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। इसका हमको विरोध करना चाहिए। एक बात और हमको पता चला कि ये यादव जी आए हुए हैं हमारे। उन्होंने ये कहा कि 6743 जातियां हैं और उनके हिस्सेदारी की बात ना किया जाए, बल्कि उनको वर्गीकृत किया जाए। जैसे जो लोग पशुपालन करते हैं उसका अलग एक विभाग हो, इसी तरह से जो धान की खेती करते हैं उनका अलग विभाग हो, आलू के प्याज की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, उसका अलग विभाग हो। और उन विभागों को सरकार के पास, जो केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, उसमें विभाग हों और उन विभागों को सब्सिडी या कोल्ड स्टोरेज या और जो भी है देना है उनको दें। हमारे पास इतना साधन संपन्नता है कि हम पूरे एशिया, रूस और यूरोप के देशों को फूड सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार करने नहीं चाहती। और किसानों का जब सरकार होगा तभी वो संभव हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ का भी सरकार डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? कि चावल, धान जितना होता है और चावल जितना पैदा होता है छत्तीसगढ़ में खपत नहीं हो सकता। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1800 रुपये कुंटल से अधिक खरीदी होगी तो हम पैसा नहीं देंगे। चावल का पैसा उसी हिसाब से दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार को। तो इस पर भी हमको सरकार को अलग थलग करके नहीं सोचना है। जब तक के छत्तीसगढ़ सरकार को आर्थिक रूप से हम सहयोग नहीं करेंगे और कोऑपरेट करके हम पूरे एशिया में के बाजार को खोलेंगे नहीं और उसमें कब्जा नहीं करेंगे तो ये असफल हो जाएगा। इसी तरह से डीजल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी अवॉइड किया गया और अभी तक की मंजूरी नहीं दी गई केंद्र सरकार से। इससे आर्थिक दशा बहुत कमजोर होती जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की। और तीसरी बात है भ्रष्टाचार, घूसखोरी। यहाँ हमारे पास 120 करोड़ की बजट है और उस बजट को ईमानदारी से किसान, मजदूर और तमाम लोगों में खर्च किया जाए तो हम एक संपन्न प्रदेश बन सकते हैं। लेकिन ये कोरोना के कारण ये सब बंद हो गया। इसलिए हमको व्यापक रूप से विचार विमर्श करेंगे तभी संपन्नता बढ़ेगी। हम एक बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो संविधान है उसमें 90% SC, ST, OBC को मिले, इसके लिए हमको जागरूक होना चाहिए। और अगर कहीं सरकार नहीं देती है, बीजेपी सरकार नहीं देती, ब्राह्मण लोग करते हैं तो आवाज आ रही है? मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन रहे हो? आपकी आवाज आ रही है, सब लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, हमको जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है उसको देखते हुए कार्यक्रम हमको बनाना चाहिए कि हम अपने अधिकार को लें। 2-3% ब्राह्मण हैं, वो हड़ताल करते हैं, हमारे विरुद्ध बात करते हैं, हाई कोर्ट में वो रिट लगाते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं
पिछले समय जो क्रांति साहू और विष्णु बघेल तमाम सब साथियों ने जो एक आंदोलन चलाया था रायपुर बंद का, छत्तीसगढ़ बंद का, और उसका व्यापक असर हुआ, मतदाताओं में जागृति आई, और उसके लिए उन सब साथियों को जिन लोगों ने वो आंदोलन चलाया और हम एकजुट होकर के काम किए, उसका परिणाम आया। और आगे भी हमको अपने वोट का अधिकार को जानना चाहिए और हर क्षेत्र में हमारा एक बात ये है, बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदुस्तान में ये कहा कि देश में किसी भी कोने में इस देश का मूल निवासी जा सकता है, वहाँ शिक्षण प्राप्त कर सकता है, नौकरी कर सकता है, लेकिन इसी बात में हमको ये कहना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। हमारे प्रदेश में हम राज करेंगे। अगर पंजाब से कोई आदमी आए और यहाँ हमारा विधायक सांसद बने और हमारा मुख्यमंत्री बने, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ही राज करेगा और राज्य सत्ता उसके हाथ में हो। और जब तक के ऐसा नहीं होगा तब तक के, जैसे बेमेतरा के एक विधायक ने, पंजाबी हैं वो उन्होंने कहा कि मुझे मिनिस्टर बना दीजिए, मेरा सिफारिश कीजिए। तो मैंने कहा कि पंजाब में छत्तीसगढ़िया जो मजदूर जाते हैं उनको पंच बना दीजिए, वहाँ तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखा जाता। और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बाकी प्रदेशों से कि जब तक के छत्तीसगढ़ियों को वहाँ पद नहीं मिलेंगे तब तक के यहाँ वो अपेक्षा न करें। और इसके लिए हमको मिलजुल करके अपने वोट और अधिकार के आधार पर गैर छत्तीसगढ़ियों को हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकते वो, ये बाबा साहब आम्बेडकर के का कहना, कांशीराम जी का कहना है कि हम वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस बात को गंभीरता से ये जो अभी पिछड़े वर्ग के लोग, नेता लोग और विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और आगे भी हम अपनी समस्या को मिलजुल करके सुलझाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, जब तक कि आप अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक के दूसरे आपके रोटी को छीनता रहेगा। और उस रोटी को बचाएंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ी दरिद्र और अनाथ होने से बचेंगे और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। ये ऐसा कहते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। बेहद अनुभव है, तो मैं निवेदन करूंगा रामकृष्ण जागरण जी से जो अपनी बात जो है हमारे साथी आप अनम्यूट कर लीजिए, पहले आपका आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। से करो ना, वो उसको बाकी सबको अनम्यूट कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा अनम्यूट हो गए सर। हाँ, अगर आपका आवाज सुनाई पड़ रहा है। सभी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज की बढ़िया मीटिंग, बहुत बढ़िया मीटिंग। आज के संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि ये जो जूम ऐप है, जैसे ही कल राहुल गांधी ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने हेलो, हाँ सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रखिए। सुनाई पड़ रही है ना? तो राहुल गांधी जी ने इस ऐप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात देशवासियों के सामने रखा। तो कल से ही उसके ऊपर में, इस जूम ऐप के ऊपर में तरह तरह की बातें मीडिया में और टेलीविजन में, समाचार पत्रों में लिखा जा रहा है कि हमारे अकाउंट हैक हो जाएगा, ये सुरक्षित नहीं है। तो कल से पहले इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही थी और आज ये अचानक जो है ये असुरक्षित ऐप हो गया है। जब हम लोग संजीव जी मेरा वीडियो ऑन कीजिए ना। मेरा वीडियो ऑन नहीं है क्या? मेरा वीडियो भूपेंद्र को
आपका वीडियो ऑन है, आप दिखाई भी दे रहे हैं और आपका आवाज भी सुनाई पड़ रही है। तो साथियों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबूजी के विचार, माननीय विष्णु बघेल जी के विचार, साथ ही भूपेंद्र सेन जी के विचार, क्रांति साहू जी के विचार, ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। और ये जो ऐप है वो भी हमारे लिए एक नया क्रांतिकारी ऐप है। जब जब हम किसी टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाते हैं, वैसे ही वो हमारे खिलाफ हो जाता है, ऐसा प्रचारित कर दिया जाता है। साथियों, इस ऐप के बारे में मैं कहना चाहूंगा हमारे समाज के लोगों को कि इस टेक्नोलॉजी का हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, कल का विषय हम लोग निर्धारित करें। और आज के इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, जैसे फादर सेबेस्टियन है, उत्तम कुमार जी बैठे हैं, अंबिकापुर से हमारे जेल अधीक्षक साहब माननीय आर के गायकवाड़ साहब बैठे हैं, बड़े बड़ी हस्तियां बैठे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से शरद बडोले जी जो शायद महाराष्ट्र से होंगे ऐसा लगता है, नए नए साथी बैठे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग इस जो लॉकडाउन है भारत में, इसका हम लोग बेहतर उपयोग करें, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। मैं ऐसा निवेदन करना चाह रहा हूं। और हर दिन अलग अलग टॉपिक हम लोग रखें, हर समाज के बारे में रखें, जानकारियां होगी और इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। आज एक इंट्रोडक्टिंग मीटिंग के तौर पर, सेमिनार के तौर पर हम लोगों ने इसको एक प्रयोग के तौर पर रखा है और ये बहुत बढ़िया मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। बाकी बातें हम लोग दूसरे मीटिंगों में कर सकते हैं। इसको हमको ज्यादा से ज्यादा जितने साथी आज जुड़े हैं वो इसको और पब्लिसिटी करें और लोगों को जोड़ें, यही मेरा आज के लिए निवेदन आग्रह है। और यही बात मैं आप सबके सामने जो है रखना चाह रहा हूँ। आप सबको धन्यवाद। हेलो। और कोई साथी अपनी बात को रख सकते हैं? हेलो, हाँ नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश साहू बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इस मुद्दे पर जो है 2-3 मुद्दे में ही बात रखूंगा, बहुत संक्षिप्त में। पहला जो है, अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जो समस्या देखने को मिल रही है, हम लोग अपने राइट्स को क्यों नहीं ले पाते या क्यों लोगों को जागरूक नहीं कर पाते। तो इसमें जो मेन कारण है, ओबीसी समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है और बहुत बड़े बड़े मतलब बृहद रूप में और बड़े बड़े कार्यक्रम जो है आयोजित करते हैं। और उस कार्यक्रम में वो सिर्फ जो है अपने समाज के ही बारे में बात करते हैं और ओबीसी समाज के बारे में बात बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत कम समाज है जो अपने सामाजिक कार्यक्रमों में ओबीसी के राइट्स पर बात रखवाते हैं, अपने एजेंडा में शामिल करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं अपने समाज में भी, साहू समाज में भी और बहुत सारे समाज में, कि ओबीसी को कैसे अपना राइट्स लेना है, ओबीसी क्या क्या अधिकार है, इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। और ये बहुत बड़ा मंच है, तो हम लोग अलग अलग बटे। अगर हम लोगों को अपना राइट्स लेना है तो सबसे पहले सभी सामाजिक जो वरिष्ठ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बैठ करके इसको बहुत अच्छे से प्लान आउट करके नीचे जो है इसका मतलब क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तब हम लोग जल्दी से जल्दी जो है लोगों को जगा सकते हैं, नहीं फिर अपने अपने जाति तक ही हम लोग सीमित रहेंगे और ओबीसी समाज कभी एक नहीं हो पाएगा और नहीं जन जागृति आएगी। दूसरा ये है कि इसमें एजुकेशन पर भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ओबीसी समाज कैसे एजुकेटेड हो। और दूसरा, जैसे मान लीजिए हम लोग को रोकने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे सब समाज वाले को, ओबीसी समाज वाले को एकजुट होकर के कैसे काम करें। जैसे जेएनयू में भी जो दिक्कत हुई, उसमें हम लोगों की क्या भूमिका और अच्छे से हो सकती है, उसमें काम करने की जरूरत है। और इस प्रकार से, और दूसरा जो है एक और है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिमा है वो हर घर में, अपने घर में लगाने की आवश्यकता है। लोगों में ये मैसेज है कि ये गलत तरीके से मैसेज फैलाया गया है कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है दलित नेता है इस प्रकार से, जबकि वो महान आदमी जो है वो पूरा विश्व का महान आदमी है। वो हर घर में उसका प्रतिमा रहना चाहिए, उससे भी जो है घर के लोग शिक्षित होंगे, छोटे बच्चे शिक्षित होंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर कौन थे और क्या काम किए, छोटे बच्चे के मन में जो है एक जानने की इच्छा होगी और वो निश्चित रूप से उनके बारे में उनको जानकारी हासिल हो जाएगी। अभी हम लोग भी जब बचपन में पूछते थे बाबा भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो वो
ये एक ऐसा मतलब लोगों के द्वारा समझाया जाता था कि ये दलित नेता है, बाकी और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जो ड्रॉबैक है कि इसको भी दूर करना पड़ेगा। हम सभी ओबीसी को चाहिए कि अपने घर में भी ड्राइंग रूम में भी जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा लगाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश साहू जी। मैं सत्य प्रकाश साहू जी का परिचय करा दूं। ये सत्य प्रकाश साहू हैं जो प्रदेश साहू संघ के पूर्व युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं और सामाजिक मुद्दों में काफी काम करते हैं और अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और कोई साथी हो तो अपनी बात रखना चाहते तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, ये रेशमलाल गुप्ता जी अपना हाथ ओपन किए हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना बात रखिए। हाँ सर, मेरी आवाज जा रही सर? हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का एक बहुत ही अच्छा उपयोग किया। जो जांगड़े साहब ने कहा उसका मैं समर्थन करता हूं कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। और बहुत साथियों ने बहुत तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और हम चाहते हैं कि हमें किसी मुद्दे पर एक मत होना चाहिए। जैसे बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। अगर 340 धारा बाबा साहब नहीं जोड़ते तो शायद हम आज वहीं के वहीं पड़े रहते। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है ओबीसी की कि हम अपने आप को क्षत्रिय और वैश्य के लेवल पर जोड़ते हैं। जितनी ओबीसी जातियां हैं ये तो क्षत्रिय का लेवल लगाएंगी, ये वैश्य का, लेकिन ओरिजिनल लेवल नहीं लगाती, जो कि हमें ओरिजिनल लेवल लगाना चाहिए कि हम अगर शुद्ध नहीं है तो ओबीसी तो है। ओबीसी के मुद्दे पर हमको एक होना चाहिए। यदि हम अपनी जागरूकता कि हमारी जाति जागरूकता तो बहुत है, जाति सम्मेलन में हम हजारों लाखों आ जाते हैं और जब ओबीसी का मुद्दा आता है तो वहां गिनती सैकड़ों में नहीं पहुंचती। तो हम लोगों को जो जाति जागरूकता है इसको सामाजिक एकजुटता में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए जितने हमारे सामाजिक नेता हैं और सामाजिक नेताओं की एक सबसे बड़ी विशेषता, उस पर एक प्रतिबंध होना चाहिए कि कोई भी सामाजिक नेता कभी भी सामाजिक में अध्यक्ष का पद लेगा या पदाधिकारी बनेगा जो 10 साल तक राजनीति में नहीं आ सकता। अब उन लोगों को राजनीतिक लोग भड़का के अपने पक्ष में लेके या उनको लालच देके वो हमारी जो सामाजिक एकजुटता है, सामाजिक जो चेतना है उसको भोथरा करते हैं राजनीतिक लोग, ये सवर्ण राजनीतिक। इस बात को हमें सदैव ध्यान देना है और इस पर बड़ी दृढ़ता से ध्यान देना है कि कोई भी सामाजिक पदाधिकारी जो होगा 10 साल तक राजनीति में नहीं आएगा। फिर देखिए हमारी सामाजिक एकजुटता काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो अब साथियों और हम लोगों को चाहिए कि कम से कम समाज को 30 दिन में एक दिन का समय दे। जितने जागरूक साथी है पूरे देश में, समाज क्षेत्र में जहां भी है, 30 दिन में एक दिन का समय और एक दिन का वेतन दे। हम बगैर त्यागी के कुछ नहीं हो सकता। बातें तो निश्चित ही हमारे पास ना कार्यक्रम की कोई कमी नहीं, सिर्फ हमारे पास एक टाइम टैलेंट ट्रेजरी, जो कि हमारे मतलब आंदोलन का मूल लक्ष्य है। टाइम टैलेंट ट्रेजरी, सबको समय देना है, अपनी कार्यक्रम तो हमारे पास है ही है और ट्रेजरी भी देना। एक दिन का वेतन तो हम दे सकते हैं। जब हमारी आज 70 साल की पूरी कमाई, हमारा पूरा हक और अधिकार ये मनुवादी तत्व तो खा रहे हैं, विदेशी और एशियाई खा रहे हैं, तो हम उसमें से एक दिन की और कटौती करें, एक दिन को समाज को दें। अगर हम त्याग नहीं करेंगे, आर्थिक त्याग नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि लड़ाई हमारी अधूरी रहेगी। आज हमारे जितने लोग सर्विस में है, चाहे SC ST OBC, अगर इनमें से सारे लोग एक दिन का वेतन दे दे तो हमारा आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैंने एक अनुभव किया है क्योंकि मैं खुद फील्ड में काम किया हूँ। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच आती है वो आर्थिक। समय देने वाले मिल जाते हैं, कार्यक्रम की कमी नहीं, विचार रखने वाले मिल जाते हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे आंदोलन हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम आर्थिक कारणों से सफल नहीं करा पाए हैं। तो आप सबको चाहिए कि, और दूसरी बात कि हम जो चारों हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, चारों को संयुक्त रूप से एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। हम टुकड़े टुकड़े में हैं और उसमें जातियों में विभक्त है। तो जो चारों के अगुआ लोग हैं वो एक मंच पे आए और एक मंच पर आके अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखें और एक संयुक्त आंदोलन चलाएं। टुकड़े टुकड़े में देखिए हम नहीं पाएंगे कि दुश्मन बहुत मजबूत है और उसने जब हमको 6000 टुकड़ों में बांट दिया है और हमारी सारे आंदोलनों को, हमारे साथ आज 2500 साल से हमारा समाज का आंदोलन चल रहा है, पारिकुमार लिंगो जी से लेके गौतम बुद्ध से लेके आज अभी देखिए हमारे आधुनिक पेरियार बघेल जी भी चला रहे हैं। तो हम अभी तक 2500 साल किसी आंदोलन का सफर, लंबा सफर में अगर हम लक्ष्य को नहीं पाए तो आखिर हम करेंगे क्या?
लेकिन इसके लिए हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, जितने हमारी सामाजिक अगुआ हैं, और जब तक हम इस चीज को नहीं अमल में नहीं लाएंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात, हमें जैसे कुछ लोग अभी साथी ने सुझाव दिया मूल निवासी शब्द, मैं चाहता हूं कि देखिए एससी में काफी जागरूकता है, एसटी में है, माइनॉरिटी में है, जागरूकता है। हम मान सकते हैं कि एसटी में जागरूकता नहीं होगी, उन पर अत्याचार बहुत ज्यादा है, लेकिन एससी में जागरूकता है निसंदेह, और माइनॉरिटी में भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबीसी में है। ओबीसी के लोग एक ब्रांड के नीचे जब तक एकत्रित नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हम मनुवाद के जो स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, हम ही हैं। आज इस मनुवाद को जो अपने कंधे पर ढो रहा है, ओबीसी के लोग ही ढो रहे हैं, और हम ओबीसी लोगों का दायित्व तो है कि कम से कम वहां से हटे तो सही, अपने आप ही मनुवाद ढह जाएगा, ये धरातल पे आ जाएगा। क्योंकि ये न इनके पास जुझारूपन नहीं है, ये दूसरों के पैसे के दम पर और हमें पाखंड अडम्बर अंधविश्वास में ढकेल कर ये राज कर रहे हैं। तो हमको कम से कम इनके जो भी तौर तरीके हैं और उनमें जो हमारा योगदान है, उस योगदान को अलग करना होगा। जब तक हम उनके प्रति जो अपने योगदान को या हम उनके गलत कामों को सपोर्ट देते रहेंगे, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ओबीसी का है। ओबीसी को पूरी ताकत से इनके पिलर नहीं बनना है। बस यही मुझे आज कहना था, और मैं चाहूंगा संजीव जी से कि ऐसे जो कार्यक्रम है, ऐसी जो जूम का ये प्रयोग है, इसको निरंतर जारी रखें, और कम से कम जो हमारे पास अभी समय है महीने हफ्ते भर का, उसका भरपूर उपयोग करें। सभी साथियों का आभार व्यक्त हुए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, करीब 50 के आसपास लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखे हैं, और हम लोग इसको बहुत जल्दी YouTube चैनल में भी डालेंगे। ऑनलाइन YouTube चैनल में ये वीडियोस आप देख सकेंगे, और इसको आप आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि जो पूरा ओबीसी समाज है वहाँ तक ये जाए बात, और लोगों को पता चले कि जो क्रीम है ओबीसी समाज का, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो क्या सोचता है, इसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचे। तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा, विष्णु बघेल जी का, जीवन लाल यादव जी का, क्रांति साहू जी का, LK नामदेव जी का, भाई जितेंद्र जी का, भूपेंद्र कुमार सेन जी का, नंद कुमार बघेल जी, उसके बाद बडोली जी, फिर और बीच में जो वक्तव्य हमारे साथी रखे जांगड़े जी, गुप्ता जी, मेरा कुछ नाम छूट रहा है तो शायद क्षमा करेंगे मुझे, क्योंकि जो नोट है वही बोल पा रहा हूं। एक ये पहला प्रयास था और काफी सक्सेस रहा। मैं तो काफी गदगद हूं कि हम लोग एकदम बहुत बधाई। कल का विषय, थैंक यू बहुत जबरदस्त। कल के लिए विषय बता दीजिए। कल का विषय बाबूजी प्रणाम, कैसा लगा? विषय व्हाट्सएप पे आने दीजिए ना। चलिए विषय व्हाट्सएप आपको व्हाट्सएप में बताएंगे, और कितने बजे है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अभी इस समय उसको फाइनल करना शायद उचित नहीं होगा। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। हम लोग अपनी बात को यहाँ पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और फिर से हम जब भी जुड़ेंगे तो और ज्यादा लोगों को हम जोड़ पाएं, ये कोशिश हम बिल्कुल को करनी है। जितनी ज्यादा मात्रा में लोग जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। तो अगले मैसेज का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान।